अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 14 है, यूनिट नंबर 8 का। और जो चैप्टर नंबर है वो है, जो चैप्टर नेम है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो थर्मल प्रॉपर्टीज़ जो है मैटर की वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये तो था चैप्टर नेम। और लेक्चर नंबर जो था वो है 14, यूनिट नंबर 8 का, फ्रॉम 9th फिज़िक्स। तो जो आज जो हमने टॉपिक्स डिस्कस करने हैं विद इन डिटेल, उन टॉपिक्स के पहले नेम और उसके बाद फिर हम इनको फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो आज के टॉपिक्स हैं उनका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूजेस और उसकी एग्ज़ाम्पल। ये 4 पॉइंट्स हैं। पेज नंबर 174 पर 8.3 आर्टिकल है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। इसी टॉपिक को जस्ट डिस्कस करना है और विद इन डिटेल इसकी, यानी कि इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है, इसके यूजेस बतानी है और इसकी एग्ज़ाम्पल बतानी है। ठीक है, तो इन तमाम जो की पॉइंट्स हैं इनको जो हमने डिटेल में डिस्कस करने हैं। जस्ट आज हम जो है 8.3 आर्टिकल है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, उसको जो है हम फर्दर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। आपसे अगर क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं, पेज नंबर 174 जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 8.3 आर्टिकल, इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कि इसमें से कंक्लूड किए हैं। जैसे कि आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, जैसे कि हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ या लोएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ, तो आपको इन दोनों के आंसर आने चाहिए कि हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होती है और लोएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी होती है। दैट्स इज़ राइट। तो इसका मतलब है कि इन दोनों क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो हमें बेसिकली आने चाहिए। इसी वजह से मैंने इन दोनों क्वेश्चंस को जो है इन स्लाइड्स में अपलोड किया है ताकि आपको इन दोनों के आंसर पता हों। तो जस्ट हम डिटेल में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हवाले से आपके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस अगर होंगे तो वो इसी ही जो टॉपिक में हम जो है एंड करेंगे। पेज नंबर 174 पेज जो है फ्रॉम 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 8 का थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये अपने सामने बुक का जो पेज है वो ओपन कर कर रखें, क्योंकि इसी टॉपिक को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जी हम इस पेज में से क्या क्या चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं और किन किन टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो था ये मतलब हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हवाले से हमने दोनों क्वेश्चन जो थे वो ड्रा कर लिए। ठीक है, उनको कंक्लूड कर लिया और आगे जो है हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के हवाले से अगर आपको डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, देखें जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये हो कि ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैंने आपको इन स्लाइड्स में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कवर करवाई हैं जो कि आपकी बुक में भी नहीं है। इसलिए अपनी नोटबुक अपने पास रखें और उसको साथ साथ नोट डाउन करते रहें, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा कि डिस्क्राइब अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आपने जैसे इसकी डेफिनेशन, इसकी क्वेश्चन लिख के इसको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन को ख़त्म नहीं कर देना। आपने इसके यूजेस बताने, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, इसकी इक्वेशन बतानी है, इसकी एग्जांपल देनी है, ये बताने कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे लो किसकी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी यूजेस, ये सारी चीज़ें जब आप लिखोगे पेपर में तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अदरवाइज़ आप ये जो अगर आप डेफिनेशन या इक्वेशन लिखेंगे इट इज़ रॉन्ग, आपको इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए पूरे मार्क्स लेने के लिए मैंने इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को आपके साथ शेयर कर दिया ताकि आपको एक एक चीज़ इसके बारे में पता हो। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की सबसे पहले जो हम डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है, पहले बुक में से पेज नंबर 174 पेज है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 8.3 आर्टिकल का, उसका रेड ब्लॉक में जो है डेफिनेशन लिखी गई है। पहले इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं बुक से, उसके बाद फिर स्लाइड से पढ़ेंगे। तो बुक में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो डेफिनेशन है पेज नंबर 174 पे, वह है स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसकी स्पेसिफिक हीट है, इज़ द अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट
यानी कि स्पेसिफिक हीट जो है किसी भी सब्सटेंस की, वो उस दर्जे हरारत की एक ऐसी मकदार है रिक्वायर टू रेज़ द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं 1 किलोग्राम मैस के हवाले से ऑफ दैट सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये एक ऐसी हीट है जिसकी ज़रूरत होती है टेम्परेचर 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। किस लिहाज से? 1 किलोग्राम मैस के लिहाज से। यानी कि टेम्परेचर कब बढ़ता है कि 1 किलोग्राम अगर हमारे पास मैस है तो उस लिहाज से जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वो भी हमारे पास क्या बनेगा? 1 केल्विन इंक्रीज़ होगा। तो मैस के इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। मैस अगर 1 किलोग्राम है तो टेम्परेचर भी कितना होगा? 1 केल्विन। ठीक है, तो यही डेफिनेशन थी कि स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक का मतलब है ख़ास, हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस के एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी स्पेसिफिक हीट ऐसी है कि अगर उसकी हीट इस लिहाज से बढ़ाई जाए कि अगर मैस है उस बॉडी का 1 किलोग्राम तो टेम्परेचर कितना राइज़ होगा? 1 केल्विन। ठीक है, तो अब यहाँ स्लाइड से हम इसकी डेफिनेशन को जो है पढ़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 किलोग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस जो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने पिछली जो लेक्चर्स था, लेक्चर नंबर 13 था, उसमें भी मैंने बताया था कि या तो आप सेल्सियस पढ़ लें या सेल्सियस को केल्विन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर उसने 1 डिग्री सेल्सियस लिखा, ये भी सही है। अगर यहाँ पर आप 1 डिग्री केल्विन लिखेंगे तो ये भी सही है। बुक वाले ने आपको 1 डिग्री केल्विन लिखा है तो आपने बुक को फॉलो करना है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ पर आपको शायद गलत लिख दिया है तो ये भी सही है, ये कोई गलत नहीं है। आप ये वाली डेफिनेशन लिख दें, दैट इज़ राइट, क्योंकि सेल्सियस और केल्विन दोनों एक ही हैं। सेल्सियस को हम केल्विन बोल सकते हैं। ठीक है, जब हमने पीछे स्केल्स ऑफ थर्मामीटर पढ़े थे उसमें भी ये लिखा था कि सेल्सियस और केल्विन, यानी कि सेल्सियस या केल्विन। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो भी यही बता रही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी के एक ऐसी एनर्जी की मिकदार है जो कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन विद द 1 किलोग्राम ऑफ द मैस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन जो आपको क्लियर हो गई, उसके बाद आ जाती है इसकी इक्वेशन। अब मैंने कहा था कि 1 जो डिग्री है सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा बाय 1 किलोग्राम मैस। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है तो टेम्परेचर जो है वो मैस के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। यानी अगर 1 किलोग्राम मैस है तो 1 केल्विन टेम्परेचर है। आपके पास ये इक्वेशंस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को। सबसे पहले तो ये बता दूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ना हम लोग शो करते हैं सी से। सही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज शोन बाय द सी। उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर को हम डेल ई से शो कर रहे हैं। सॉरी, चेंज इन थर्मल एनर्जी। अब एनर्जी को आप लोगों को पता है कि एनर्जी को हम जो है क्यू से भी शो करते हैं। आपकी बुक वाले ने डेल क्यू से शो किया हुआ है एनर्जी को, तो आपने जो है डेल ई लिख दें या डेल क्यू लिख दें। लेकिन मोस्ट जो प्रोबेबल है 174 पेज पे वो डेल क्यू को एनर्जी डिनोट कर रहा है। तो आपने बुक के लिहाज से चलना है, तो एनर्जी को डिनोट डेल क्यू से किया जा रहा है। बुक में भी डेल क्यू है तो आपने भी डेल क्यू ही लिखना है। ठीक हो गया, एनर्जी को हमने क्या कर लिया? डेल क्यू से मेजर कर लिया। और उसके बाद है चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को आप सेल्सियस से लिख लें या केल्विन से, लेकिन आपकी बुक वाले ने यहाँ पर 1 केल्विन शो किया हुआ है तो आपने यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर को केल्विन से शो करना है। ठीक हो गया। उसके बाद है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि हमने हीट कैपेसिटी निकालनी है, यानी हमें एनर्जी निकालनी है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में दिया हुआ है C इज इक्वल टू डेल ई ओवर एम डेल्टा थीटा। अब थीटा एंगल नहीं बोल रहा, वो थीटा बोल रहा है चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे एम डेल्टा टी, यानी कि कैपिटल टी जो आपकी बुक वाले ने लिखा है। C इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर एम डेल्टा टी। तो डेल ई की जगह आप लिखेंगे डेल क्यू और डेल थीटा की जगह आप लिखेंगे डेल कैपिटल टी। तो इक्वेशन आपकी बुक वाली बन जाएगी 174 पेज पे जो है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि एनर्जी बतानी है इनमें से, तो एनर्जी को आप साइड पे ले आएंगे और फिर आपके पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद है आपके पास की पॉइंट्स हैं, जैसे कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एब्जॉर्प्शन बाय बॉडी। यानी कि एक बॉडी है, 1 किलोग्राम उसका मैस है। ठीक है, हमने 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज़ किया कि 1 किलोग्राम जो था वो बॉडी का मैस था। उस 1 किलोग्राम बॉडी के मैस को देखते हुए हम लोगों ने 1 केल्विन जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज़ कर दिया। जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो हम लोग जानते हैं कि जो टेम्परेचर है वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। आपकी बुक में भी जो इक्वेशन दिखाई गई है, डेल क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शन m डेल्टा टी। इसका मतलब ये है कि 1 केल्विन अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसने 1 केल्विन किस लिहाज से टेम्परेचर बढ़ाया, उसने 1 किलोग्राम को देखते हुए टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक हो गया। अब जैसे ही 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, तो जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है बॉडी ने भी उतना ही एब्जॉर्ब किया है। अगर 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा था तो 1 किलोग्राम जो मैस था बॉडी का उसने 1 केल्विन ही एब्जॉर्ब किया है। अगर 2 केल्विन टेम्परेचर बढ़ेगा तो 2 किलोग्राम जो बॉडी का मैस है वो 2 केल्विन के लिहाज से अपने जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये बताया हुआ है कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी उतनी ही टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है डेल क्यू का जो यूनिट है। डेल क्यू को तो सबसे पहले हम बताते हैं कि एनर्जी को डेल क्यू से शो करते हैं। यानी कि डेल क्यू का जो यूनिट बनेगा वो फिर क्या बनेगा, जोल। उसके बाद है मैस को हम किलोग्राम से शो करते हैं, कैपिटल के और स्मॉल जी। टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, केल्विन। ठीक है, फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनेगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। मैंने आपको बताया था कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसको हम कैपिटल सी से शो करते हैं। तो कैपिटल सी यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, अब आपके पास यहाँ पर एक इक्वेशन है पेज नंबर 174 पेज पर। यहाँ मैथमेटिकल इक्वेशन बताई हुई है, 8.5 इक्वेशन है, C इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर m डेल्टा टी। तो यहाँ पर स्लाइड में देखें कि डेल क्यू को कौन सा यूनिट डिनोट कर रहा है, वो है जोल यानी कि कैपिटल जे। m को कौन शो कर रहा है, किलोग्राम यानी कि कैपिटल के और स्मॉल जी। और टेम्परेचर को कौन शो कर रहा है, कैपिटल के यानी कि केल्विन। तो आपके पास इक्वेशन थी C इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर m डेल्टा टी। तो इन सब के यूनिट्स आपने यहाँ पर ऐड किए, यानी डेल क्यू की जगह आपने जे लिखा, m की जगह किलोग्राम लिखा और डेल टी की जगह आपने केल्विन लिखा। तो आपके पास जो है वो फाइनल इक्वेशन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बनी, C इज इक्वल टू जे ओवर के जी, यानी कि जोल पर केल्विन पर किलोग्राम। ये किसका ऐसा यूनिट है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू जोल पर केल्विन पर किलोग्राम। तो ये जो हो गया आपके पास क्लियर। तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन पढ़ ली, इसकी इक्वेशंस पढ़ ली और इसके हमने बता दिए कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो बॉडी उतना ही टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगी जितनी मिकदार में टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ था। ये तो था एक की पॉइंट। फिर हमने बता दिया कि जो डेल क्यू है वो जोल को शो कर रहा है, मैस जो किलोग्राम को शो कर रहा है, टेम्परेचर केल्विन को शो कर रहा है। और फाइनल इक्वेशन हमारे पास बन गई कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि C इज इक्वल टू जोल पर केल्विन पर किलोग्राम। अच्छा, उसके बाद है ऐसा यूनिट हमने पढ़ लिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो कौन से, जोल पर केल्विन एंड किलोग्राम। एंड किलोग्राम का क्या मतलब है कि एक तो इक्वेशन आपके पास बनी जोल पर केल्विन पर किलोग्राम, के जोल जो था केल्विन ऊपर आ गया और किलोग्राम भी है वो भी बटा से ऊपर चला गया, यानी कि डिवीजन से दोनों केल्विन और किलोग्राम जब डिवीजन से ऊपर गए तो इन पे K-1 और Kg-1 का सिंबल शो हो गया, जो कि 175 पेज पर ऊपर लाइन में दिखाया हुआ है, J Kg-1 और K-1। तो ये दोनों जो थे नीचे केल्विन और किलोग्राम, ये दोनों ऊपर चले गए जोल के पास, तो इनके साथ -1 लग गया। अगर ये दोनों जोल के साथ नहीं जाते और नीचे रहते हैं यानी कि डिवीजन से नीचे रहते हैं तो किलोग्राम भी नीचे ही है और केल्विन भी नीचे है। तो केल्विन और किलोग्राम नीचे प्रोडक्ट के तौर यानी कि ज़रब के तौर पर नीचे लिखे हुए हैं,
तो हम फिर यहाँ पर केल्विन पर किलोग्राम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब ये दोनों डिवीजन से नीचे हैं। अगर ये डिवीजन से ऊपर होंगे तब इनको हम पर किलोग्राम पर केल्विन बोलेंगे। अब ये डिवीजन से नीचे हैं, इसलिए हम इनको बोलेंगे जूल पर केल्विन किलोग्राम। फिर हम इन दोनों को पर यहाँ पर हम नहीं लगाएंगे, यानी कि हम इनको ऊपर नहीं लेकर के हमने इनको नीचे रखा हुआ। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, दोनों लिहाज से बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप डिवीजन से केल्विन और किलोग्राम को ऊपर लेकर जाएंगे तो इक्वेशन आपके पास बनेगी जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। अगर आप केल्विन और किलोग्राम को डिवीजन से ऊपर नहीं लेके जाते, नीचे ही रहने देंगे, तो फिर आपके पास इक्वेशन बनेगी जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, ये दोनों ही इक्वेशंस जो हैं वो यानी कि उनको रीअरेंज किए जस्ट, वैसे दोनों जो हैं वो बहुत यानी कि करेक्ट हैं। अब आ जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए हमने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से स्टडी करना है। मैंने पहले आपको इसकी डेफिनेशन बताई, फिर इसकी इक्वेशंस बताए, फिर इसके की पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, फिर इसका यूनिट भी बता दिया। अब हम पढ़ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस, यानी कि इसको हर लिहाज से हमने कवर करना है ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो कट ना हो एग्ज़ाम में। तो इम्पोर्टेंस हम पढ़ लेते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर। यानी हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ऐसी पैमाइश है कि जिसमें हमें एनर्जी की इतनी ज़रूरत होती है कि वो एनर्जी इतनी मिकदार में हमें मिल जाए कि वो 1 केल्विन जो है टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दे 1 किलोग्राम मैस को देखते हुए। ठीक है, हैंस इट इज़ इम्पोर्टेंट, चूँकि ये बहुत अहम है, एज इट विल गिव एन इंडिकेशन ऑफ हाउ मच एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू हीट। अब इम्पोर्टेंस ये है कि स्पेसिफिक हीट जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ से देख लें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक का मतलब ख़ास, हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कि कितनी गुंजाइश है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दरअसल हमें ये बताती है कि हमें कितनी मिकदार में एनर्जी की ज़रूरत है जो हमें 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद देती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से दरअसल हम लोग एनर्जी की तादाद मालूम करते हैं, एनर्जी की अमाउंट मालूम करते हैं कि हमें कितनी मिकदार में एनर्जी चाहिए जो हमारे 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाए। 1 केल्विन टेम्परेचर को तब बढ़ाए कि 1 किलोग्राम के लिहाज से। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दरअसल हमें एनर्जी की मिकदार बताती है कि हमें एनर्जी कितनी मिकदार में ज़रूरत है कि हमें हमारा 1 केल्विन टेम्परेचर भी बढ़ाए और किस लिहाज से बनाए 1 किलोग्राम के लिहाज से। ठीक है, तो ये तो था इम्पोर्टेंस किसकी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ ली कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दरअसल हमें हीट की मिकदार बताती है कि हमें कितनी मिकदार में हीट चाहिए जो कि 1 केल्विन जो है टेम्परेचर को बढ़ाए, किस लिहाज से 1 किलोग्राम बॉडी के मैस के लिहाज से। ठीक हो गया, तो हमने इंपॉर्टेंस भी पढ़ ली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। उसके बाद आ जाती है एग्जाम्पल। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जाहिर सी बात है जब हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट, हम लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इस जो टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें इसकी एग्जांपल भी पता होनी चाहिए। जब हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता है, हमें इसके यूजेस पता है, हमें इसके यूनिट्स पता है, हमें इसकी डेफिनेशन पता है, तो ऑब्वियसली वी शुड नो अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टुडेज दिस टॉपिक। एग्जाम्पल को जी हम डिस्कस कर लेते हैं। एन आयरन हैज़ अ एलुमिनियम प्लेट, एक आयरन है उसके ऊपर एक एलुमिनियम की प्लेट लगी हुई है विद अ मैस ऑफ 1.5 किलोग्राम, यानी कि जो मैस है वो है 1.5। कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लेट व्हेन द टेम्परेचर राइज फ्रॉम 220 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दरअसल हमें बताती है कि हमें कितनी मिकदार में एनर्जी चाहिए जो कि टेम्परेचर को बढ़ाए 1 किलोग्राम मैस के लिहाज से। लेकिन 1 किलोग्राम मैस के लिहाज से टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 1 केल्विन। तो दरअसल ये एक न्यूमेरिकली था कि मैस आपको दिया गया है 1.5 और टेम्परेचर आपको बताया गया है 200, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से 200 तक लेके गए हैं। तो 200 में आप 273 को ऐड करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। अब आपके पास टेम्परेचर भी है और आपके पास मैस भी है। ठीक है,
तो आपने इसकी क्या बतानी है, एनर्जी बतानी है। यानी कि ये एग्जांपल आपको ये बता रही कि दरअसल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को दरअसल हम एनर्जी की मिकदार मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं कि हमें कितनी मिकदार में एनर्जी चाहिए, जो कि 1 केल्विन टेम्परेचर को बढ़ाए, किस लिहाज से, 1 किलोग्राम बॉडी के मास के लिहाज से। एनर्जी की मिकदार को मालूम करने के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो बनाई गई। अच्छा, उसके बाद है हाउ डू यूज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कि हम लोग किस तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को किस लिहाज से हम लोग इस्तेमाल करते हैं जी, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसको हम कैपिटल सी से मेजर करते हैं। मैस के लिए जो मैस का यूनिट है वो है किलोग्राम। विद स्पेसिफिक हीट यानी कि कैपिटल सी इज इक्वल टू कैलोरी ओवर ग्राम, यानी कि कैलोरी शो कर रहा है जॉल को और ग्राम शो कर रहा है मैस को, और कैपिटल सी जो है वो ये शो कर रहा है केल्विन को। इनिशियल टेम्परेचर तो है हमारे पास जैसे कि टी आई यानी कि इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल टेम्परेचर मैंने कहा था जो सेल्सियस को हम केल्विन भी बोल सकते हैं, तो टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करने के लिए हमने C इज इक्वल टू K इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, यानी कि हम फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं, जो कि हमने पीछे स्केल्स ऑफ थर्मोमीटर में हमने डेरिवेशन की थी, कन्वर्जन की थी कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में किस तरह लेकर जाना है, ठीक है, और केल्विन जो है उसको फ़ारेनहाइट में किस तरह लेकर आना है। इसी तरीके से फाइनली टेम्परेचर जो है वो हमारे पास TF है। Q यानी कि एनर्जी जिसको हम कैलोरी में मेजर करते हैं, ठीक है, किलो कैलोरी, और जो कैपिटल Q है उसको हम जॉल में मेजर करते हैं। आपने जस्ट यहाँ तक करना है कि आपने ये बताने का जो मैस है उसको किलोग्राम से मेजर किया जाता है, जो टेम्परेचर है उसको केल्विन से मेजर करते हैं, और जो C है उसको यानी कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने इसको बोल दिया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो ये भी हमें क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपसे अगर पूछा जाए कि लोएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ, तो आप क्या बताओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि लोएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल कौन सी है, वो है स्टायरोफोम एंड मैनी सेरामिक्स, यानी कि जितने भी स्टायरोफोम हैं, ये जितने भी सेरामिक्स हैं, उनकी हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत लो है, ठीक है। बट द बेस्ट इंसुलेटर, अब देखिए इंसुलेटर, अब आपको पता होना चाहिए कि इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। कंडक्टर वो होता है जिसमें से हीट यानी कि टेम्परेचर एनर्जी इजीली पास हो जाती है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें गैप होता है। गैप में से हीट एनर्जी यानी कि टेम्परेचर जो है वो तेज़ी से गुजर जाता है। अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स एटम्स होते हैं वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से इसमें से जो हीट एनर्जी है वो इजीली पास नहीं होती, यानी कि टेम्परेचर जो है वो इजीली पास नहीं होता। इसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो स्टायरोफॉर्म यानी कि मैनी सेरामिक्स जितने भी हैं ये सारे इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इनकी हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत कम होती है। इट इज़ एक्चुअली अ टोटल वैक्यूम, एक्चुअली ये एक टोटल वैक्यूम, इंसुलेटर जो है ना एक्चुअली ये एक वैक्यूम है, और वैक्यूम आपको पता है कि वहाँ पर कुछ भी वहाँ से पास नहीं हो सकता। गोल्ड बीइंग अ हैवी मेटल, गोल्ड यानी कि सोना अगर एक हैवी मेटल है, हैज़ अ वेरी लो हीट कैपेसिटी। गोल्ड यानी कि सोना एक्चुअल में एक हैवी मेटल है, एक हैवी धात है, लेकिन ये एक इंसुलेटर का काम करती है। इसमें से करंट पास नहीं हो सकता, इसमें से टेम्परेचर नहीं गुजरता, इसमें से हीट एनर्जी इजीली पास नहीं होती, जिसकी वजह से हम कहेंगे इसकी हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है। इसी तरीके से रेडॉन, रेडॉन जो है ये एक नोबल गैस है, इसको कैपिटल R और स्मॉल n से इसको जाहिर करते हैं। ये पीरियोडिक टेबल के 8th ग्रुप में पाई जाती है
नोबल गैसेस और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यानी इसका जो ऑक्टेट रूल है ना वो कंप्लीट होता है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही कम्प्लीटली फिल्ड हैं यानी कि उनमें कोई गुंजाइश नहीं है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें या एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। दो रूल हम पढ़ते हैं, एक होता है डुप्लेट, एक होता है ऑक्टेट। जब ऑक्टेट पूरा है तो उनको अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नोबल गैसेस हैं तो रेडॉन जो एक नोबल गैस है इसलिए इसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बहुत हाई है, तो इसका हीट कैपेसिटी कितनी बन जाएगी 0.01 जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब देखें अगर हम बात करते हैं वाटर के लिहाज से तो वाटर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आंसर है, अगर हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पूछा जाएगा तो आपने बताना है वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ किसके, तो आपने बताना स्टायरोफोम यानी कि सेरामिक्स। जितने भी सेरामिक्स हैं, जितने भी स्टायरोफोम हैं, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो कि पेज नंबर 175 पर आपकी एक आउटलाइन दी गई है, ग्रीन से दी गई है। पेज नंबर 175 पेज पर ग्रीन हाइडिंग शो की गई है। इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो हम इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने कूलिंग सिस्टम इन ऑटोमोबाइल कहते हैं ऐसी व्हीकल्स जिनमें जो डीज़ल है, पेट्रोल वगैरह है वो धुआं जो है खारिज करते हो, जैसे कि कार। वर्क्स बाय सेंडिंग अ लिक्विड कूलेंट थ्रू अ पैसेजेस इन द इंजन ब्लॉक एंड हेड्स। इंजन जो है वो बहुत गर्म होता है, ठीक है। जब हम इंजन के अंदर एक ऐसा लिक्विड यानी कि एक ऐसा यानी कि रेडिएटर, जब हम उस इंजन में बिल्कुल ठंडा लिक्विड ऐड करते हैं, ठीक है, उस ठंडे लिक्विड को जब हम ऐड कर देते हैं किसमें, गर्म इंजन में, तो हीट कैपेसिटी जो है वो हीट कैपेसिटी का मतलब है कि एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में थी वो खारिज हो गई, जिसकी वजह से जो इंजन है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, यानी उस ऑटोमोबाइल का जो इंजन था वो कूल हो गया। एज द कूलेंट फ्लोज थ्रू दीज पैसेजेस, जब ये ठंडा लिक्विड जो है मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता है ऑटोमोबाइल में, इट पिक्स अप हीट फ्रॉम द इंजन। तो ये लिक्विड जो हमने डाला था, ठंडा लिक्विड डाला था, ये जिन जिन रास्तों से गुजरेगा ऑटोमोबाइल में, ये उन रास्तों से जो है हीट यानी कि टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करता जाएगा। द हीटेड फ्लूइड देन मेक्स इट वे थ्रू अ रबर होज टू द रेडिएटर इन द फ्रंट ऑफ द कार। यानी कि जो ये ठंडा लिक्विड होता है ना, दरअसल ये रबर हुज का काम करता है, यानी कि ऐसे रेडिएटर का काम करता है कि जिन जिन रास्तों से ये गुजरते हैं उन रास्तों में से ये हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि गर्म इंजन में से हीट एनर्जी को अपने पास क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अच्छा, अब जो है हम आपकी बुक में से फर्स्ट पैराग्राफ है, ज़रा मैं उसको वो पढ़ा देती हूँ। पेज नंबर 175 पेज पर इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो कि ग्रीन पॉइंटर से शो की गई है। पहला पैराग्राफ जो है पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि सेकंड पैराग्राफ देखें इसका, क्योंकि आपकी स्लाइड में भी सेकंड पैराग्राफ डिस्कस किया जा रहा है, तो हम पहले सेकंड पैराग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं। वाटर हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो हमने पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि व्हाट हैज़ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लार्ज, तो हमने बोला था वाटर। कैसे? फॉर दिस रीज़न इट इज़ वेरी यूज़फुल इन स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाई स्पेसिफिक हीट। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये हीट यानी कि एनर्जी को, थर्मल एनर्जी यानी कि गर्म एनर्जी को या तो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है यानी स्टोर कर लेती है, या जो है पानी यानी कि जब जिन जिन रास्तों से गुजरता है उस थर्मल एनर्जी को या तो अपने अंदर क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा, या उसको साइडों से लेकर आगे जाता जाएगा। द कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल यूज़ वाटर टू कैरी अवे अनवांटेड थर्मल एनर्जी। देखो, इंजन को जितनी एनर्जी चाहिए उतनी एनर्जी से तो वो ऑटोमोबाइल को चलाएगा,
यानी कि कार वगैरह को वो इंजन चलाएगा जितनी मिकदार में उसे एनर्जी चाहिए। जब ज़रूरत से ज़्यादा इंजन को एनर्जी मिलती है ना, तो क्या होता है कि इंजन ख़राब हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है। उस यानी कि अब ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी मिल गई, उस ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी को निकालने के लिए फिर क्या करते हैं, वाटर यानी कि ठंडे पानी को डाला जाता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि हीट यानी कि एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की वाटर की जो सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा है। पानी के अंदर बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है कि ये थर्मल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब ठंडे पानी को इंजन में डालते हैं तो ये इंजन में जाने के बाद ये गैर ज़रूरी यानी कि जितनी अमाउंट में हमें एनर्जी चाहिए उतनी नहीं, जो ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है ना इंजन को, ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। पहला, अगर ये एब्जॉर्ब डायरेक्ट नहीं करता फिर ये मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हैं उसी इंजन में, फिर ये साइडों से लेकर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। यानी कि पानी की ये एबिलिटी है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसलिए इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि थर्मल एनर्जी को या तो अपने अंदर स्टोर कर लेती है या फिर इसको कैरी कर लेती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा इंजन को एनर्जी मिलेगी, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगा, इंजन ख़राब होगा, क्योंकि एनर्जी इंजन को चाहिए फ़र्ज़ करो 20 जॉल एनर्जी, लेकिन उसको 30 यानी कि 30, 35, 40 जॉल एनर्जी मिल रही है। अब वो एनर्जी कहाँ से आई, तो उस एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालने के लिए ठंडा पानी डाला गया ताकि उस एनर्जी को क्या कर ले, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो सेकंड पैराग्राफ था 175 पेज पे, जिसको भी डिस्कस कर लिया। अच्छा, उसके बाद है वाटर। सबसे पहले तो हम इसका पहला पैराग्राफ है 175 पेज पर, इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो फर्स्ट पैराग्राफ को पहले डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़ 4200 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। ये आपके पास जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपसे इम्तिहान में पूछा जाता है कि जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ वाटर की, 4200 है, 4300 है, 4400 है या 4000 है, तो आपने बताना है 4200 है जॉल पर केल्विन पर किलोग्राम। एंड दैट ऑफ ड्राई सॉइल इज़ अबाउट 810 जॉल पर केल्विन। और ड्राई सॉइल जो है यानी कि खुश्क जो मिट्टी होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी, उसकी है 810 जॉल पर केल्विन। एज अ रिज़ल्ट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल वुड इंक्रीज, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि अब देखें मैदानी इलाकों में मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि मिट्टी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की जो सलाहियत है वो बहुत कम है, 810 है। पानी की कितनी है, 4200, तो इसकी 810 है। इसका मतलब है कि एनर्जी को इसके अंदर एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है वो बहुत कम है। तो जब सॉइल के अंदर एबिलिटी नहीं है कि वो ज़्यादा एनर्जी को, ज़रूरत से ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, जब उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, फिर क्या होता है कि वो इलाके बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैदानी इलाका जहाँ जितने भी होते हैं सारे गर्म होते हैं, क्योंकि जो मिट्टी है उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत कम है वाटर की निस्बत, जबकि वाटर की बहुत ज़्यादा है। तो जिसकी वजह से क्या करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वहाँ पर ठंडक पैदा करते हैं। इससे हम कहते हैं कि जो सॉइल का टेम्परेचर होता है ना वो 5 टाइम्स ग्रेटर होता है पानी से। द सेम मैस ऑफ वाटर बाय द सेम अमाउंट ऑफ हीट। द टेम्परेचर ऑफ लैंड राइजेस एंड फॉल्स, यानी कि जो लैंड है यानी कि ज़मीन, उसका टेम्परेचर फॉल भी करता है, गिरता भी है तेज़ी से, एज़ कम्पेयर टू सी। अब सी यानी कि समंदर के अंदर पानी है, लैंड पर क्या है, सॉइल है, तो लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, जबकि सी के अंदर लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, hence the temperature variations from summer to winter are much smaller at places near the sea than land far away from the sea। जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जब गर्मी होती है तो गर्मियों में लोग ज़्यादातर समंदरों की तरफ रुख करते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटी है कि वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, ज़रूरत से ज़्यादा हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, तो वहाँ पर ठंडक हो जाती है और लोग वहाँ पर तेज़ी से भागते हैं। लेकिन अगर ज़मीन को देखा जाए तो लोग जो हैं वो मैदानी इलाका जात में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत एबिलिटी कम है कि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, जिसकी वजह से वो इलाके क्या होते हैं, बिल्कुल गर्म होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ भी हमने पढ़ लिया। तो अब स्लाइड्स इसको डिस्कस कर लेते हैं। वाटर कवर्स अराउंड 70% ऑफ द अर्थ। वाटर जो है हमारी ज़मीन का कितना हिस्सा घेरे हुआ है, 70%। एंड इट हैज़ एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड इट इज़ हाई स्पेसिफिक हीट
कैपेसिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल एज इट एबल टू अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ हीट। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके अंदर एबिलिटी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। उसके बाद है व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज द हीट विच इज स्टोर्ड इज रिलीज। जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, पानी ने जो अपने अंदर हीट एनर्जी को ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया होता है, फिर वो क्या होती है, रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर भी अब कम होना शुरू हो गया है। रीस्टेनिंग का रैपिड ड्रॉप इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हुआ कि पानी के अंदर भी एबिलिटी ख़त्म हो गई। अब जो है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो था पेज नंबर 174 से लेकर 175 तक हमने इसको विद इन डिटेल डिस्कस कर लिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी एक एक चीज़ को मैंने आपके सामने क्लियर किया कि अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, ठीक है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है उसको हमने डेफिनेशन करनी है, उसकी इक्वेशन लिखनी है, मैथमेटिकली उसको ड्राइव करना है, फिर हमने बताना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसका ऐसा यूनिट क्या है, यानी कि जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, या ये भी आप लिख लें जूल पर केल्विन किलोग्राम, दोनों ही यूनिट सही हैं। ठीक है। फिर आपसे ये पूछा जा, फिर आपने दोनों की पॉइंट में लिखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो वाटर की सबसे ज़्यादा होती है, जबकि सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। अब मैंने आपको पीछे जो क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कौन है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे कम होती है, वहाँ पर मैंने आपको बताया स्टायरोफोम या स्टायरोफोम एंड सेरामिक्स। तो सॉइल जो है यानी कि मिट्टी रेत जो है एक्चुअली ये एक सेरामिक है। ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो हीट को बहुत कम मिकदार में अब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से जो दर्जा हरारत होता है बाकी साइड्स पर वो ज़्यादा होता है। इक्वेशंस टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि डेल्टा Q जो है वो एनर्जी को शो कर रहा है, M जो है मास को शो कर रहा है, ठीक है, और C जो एक स्पेसिफिक कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, और डेल्टा T जो है ये चेंज इन टेम्परेचर है जो कि राइज कर रहा है बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक जो था ये हमने टॉपिक्स को जो है वो इजीली कवर कर लिया, और ये भी आपको मैंने बता दिया कि कहाँ ये यूज़ होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किस लिहाज से इम्पोर्टेंट है। सारे इसकी इम्पोर्टेंस यूजेस वगैरह जो हैं आपके साथ शेयर कर ली ताकि आपको आसानी हो। ठीक है। तो ये जो आज के टॉपिक्स थे हमने कवर कर लिए, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट जो है हम आपके साथ डिस्कस करते हैं हीट कैपेसिटी और चेंज ऑफ स्टेट।